गुड आफ्टरनून, क्योंकि अभी यहाँ पे आफ्टरनून का वक्त है और ये वीडियो मुझे आपसे पहले शेयर करना था। मुंडल फ्लेमिंग मॉडल पार्ट 2। मैंने इसको थोड़ा डिफरेंट पार्ट्स में ब्रेक कर दिया है ताकि वीडियो को हम थोड़ा कंसाइज कर सकें और ग्रेटर क्लैरिटी आपको प्रोवाइड कर सकें। क्योंकि जब फॉरेन सेक्टर, हम 3 सेक्टर यहाँ लेके चल रहे हैं, तो उसमें क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है। नहीं तो आप कुछ गलत भी समझ सकते हैं और वो हमेशा आपकी नॉलेज के लिए जो है डेंजरस रहेगा। तो यहाँ पे टाइटल हमने डाला है MFM मुंडल फ्लेमिंग मॉडल पार्ट 2 और इफेक्टिवनेस ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। अभी फिजिकल पॉलिसी को मैं टच नहीं कर रहा हूँ। अंडर डिफरेंट एक्सचेंज रेट सिस्टम की जो फिक्स्ड और फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम है, डिफरेंट एक्सचेंज रेट सिस्टम विथ परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी। ये अजम्पशन मुंडल का था कि देयर इज परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी, कि जो फॉरेन कैपिटल है वो एक देश से दूसरे देश जा सकता है और आ सकता है, परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी। और कुछ पहले हमने बेसिक यहाँ पे देने की कोशिश की है। जो पहली 6 स्लाइड है वो आपकी नॉलेज के लिए हैं, उसको आप टेक्स्ट में शामिल कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते, लेकिन आपके पता होना चाहिए कि बैलेंस ऑफ पेमेंट्स आखिर है क्या। हो सकता है आपको पता हो, लेकिन जो नहीं जानकारी रखते वो समझ लें। यहाँ पे इंडिया का हमने बैलेंस ऑफ पेमेंट पोजीशन दे दिया 2024-25 की, और ये ग्लोबल स्टैंडर्ड नॉर्म्स के हिसाब से है, IMF स्टैंडर्ड्स के हिसाब से है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के 2 पार्ट हैं, एक करंट अकाउंट और दूसरा कैपिटल अकाउंट, और तीसरा है मॉनेटरी मूवमेंट एंड एरर एंड ओमिशन। तो ये 3 पार्ट्स हैं। पहला करंट अकाउंट है। करंट अकाउंट में मर्चेंडाइज यानी एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, तो मर्चेंडाइज ट्रेड की बात कही गई है। और दूसरा इनविजिबल्स। इनविजिबल्स में सर्विसेज, ट्रेड इन सर्विसेज की बात है, और साथ में प्राइमरी इनकम और जो सेकेंडरी इनकम कंट्री में आती और जाती है, नेट प्राइमरी इनकम एंड नेट सेकेंडरी इनकम। तो ये इनविजिबल्स का पार्ट है, सर्विसेज और नेट प्राइमरी एंड सेकेंडरी इनकम। तो ये 2 चीजें इनविजिबल्स में आती हैं, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो वो करंट अकाउंट आपको दिखाएगा। यह करंट अकाउंट नेगेटिव में है, और यहाँ पे मेनली हमने करंट, जब हम थ्योरी पे जाते हैं तो हम उसे ट्रेड अकाउंट शॉर्टली बोलते हैं। उसमें हम मेनली एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स ऑफ गुड एंड सर्विसेज लेते हैं थ्योरेटिकल पर्पजेस के लिए। लेकिन प्रैक्टिकल पर्पजेस के लिए करंट अकाउंट एक ब्रॉडर कंसेप्ट है, जिसमें ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज के साथ साथ प्राइमरी और सेकेंडरी इनकम भी जोड़ी जाती है। दूसरा कैपिटल अकाउंट है। कैपिटल अकाउंट में 4 पार्ट्स हमने दिए हैं। पहला FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, लेकिन ये स्टेबल नेचर का होता है। ये जल्दी देश में आता नहीं और न जल्दी देश से जाता है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म पर्पज के लिए रहता है। दूसरा फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे हॉट मनी लिखा, और हॉट मनी, हम जब परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी की बात करते हैं तो वहाँ पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट से ही मतलब है, फॉरेन पोर्टफोलियो नहीं। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट हॉट मनी है, बहुत तेजी से आएगा और बहुत तेजी से जाएगा, ये याद रखने की बात है। तो जो कैपिटल इनफ्लोज और आउटफ्लोज हैं वो मेनली पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के लिए हैं और हॉट मनी से रिलेट करते हैं। तीसरा कंपोनेंट यहाँ लोन्स के लिए है। जो एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग्स हैं या जो शॉर्ट टर्म सप्लायर्स क्रेडिट है या एक्सटर्नल असिस्टेंस जो हमें बाहर से मिलती है, तो वो सारा लोन्स का पार्ट है। तो एक्सटर्नल असिस्टेंस हो या सप्लायर शॉर्ट टर्म क्रेडिट हो या कॉमर्शियल बोरोइंग्स हो, ये लोन्स का पार्ट है, एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग्स। और बैंकिंग कैपिटल में NRI एंड अदर डिपॉजिट्स आते हैं, वो बैंकिंग कैपिटल है। मॉनेटरी मूवमेंट में आपको पता होगा कि
रिजर्व बैंक या जो भी सेंट्रल बैंक है बीच बीच में फॉरेन करेंसी को सेल करता है या फॉरेन करेंसी परचेज करता है। तो अगर फॉरेन करेंसी एक्सेस में है तो वो स्टरलाइजेशन परफॉर्म करता है फॉरेन करेंसी परचेज करके। और अगर मान लीजिए कि फॉरेन करेंसी का शॉर्टेज है तो फॉरेन करेंसी सेल भी करेगा। तो मॉनेटरी मूवमेंट्स हैं या फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की बात है यहाँ पे। और अगर प्लस यहाँ साइन है, इसका मतलब प्लस का मतलब है कि जो फॉरेन करेंसी है वो सेल की गई है। और जब भी आप जोड़ेंगे इन तीनों को तो ये जीरो के बराबर आएगा। बैलेंस ऑफ पेमेंट इज ऑलवेज जीरो। तो अगर आप करंट, कैपिटल और मॉनेटरी मूवमेंट, ई एंड ओ मतलब एरर्स एंड ओमिशंस, ये सबको जोड़ेंगे तो जीरो आएगा। यहाँ आप जोड़ के देख लीजिए, जो फिगर दी है जीरो के बराबर है। ये केवल आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि ट्रेड अकाउंट क्या। ट्रेड अकाउंट का मतलब है बेसिकली एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। और कैपिटल अकाउंट में मेन कंपोनेंट जो थ्योरी में हम डिस्कस कर रहे हैं, परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी, वो हॉट मनी से रिलेट करती है। उसका बाकी कंपोनेंट से उतना मतलब नहीं है। मेन मतलब जो है वो हॉट मनी से है, क्योंकि बहुत तेजी से हॉट मनी फ्लोट करती है और बहुत इनफ्लो भी उसका तेज होगा और आउटफ्लो भी तेज होगा। तो उसका असर कहीं ना कहीं एक्सचेंज रेट पे पड़ता है। बाकी मॉनेटरी मूवमेंट और एरर्स एंड ओमिशंस वो एक्सटर्नल अकाउंट को, पूरा बीओपी को बैलेंस करने के लिए है। अब यहाँ पे एजम्पशंस हमने कुछ लिए हैं मुंडल फ्लेमिंग मॉडल के। आगे बढ़ने के पहले ये एजम्पशंस भी जरूरी हैं। एमएफएम मतलब मुंडल फ्लेमिंग मॉडल है। मुंडल फ्लेमिंग मॉडल इज एप्लीकेबल इन केस ऑफ स्मॉल कंट्री। ये स्मॉल कंट्री के केस में एप्लीकेबल है। ऐसा नहीं है कि लार्ज कंट्री पे अप्लाई नहीं करता, लेकिन स्मॉल कंट्री को हर जगह कोट किया गया है। और उसका कारण मेन ये है कि अगर डोमेस्टिक मनी सप्लाई में कोई परिवर्तन होता है स्मॉल कंट्री के, तो उसका इफेक्ट दूसरे देश पे या दूसरी इकॉनमी पे नहीं पड़ेगा। तो दिस इज बिकॉज चेंजेस इन डोमेस्टिक मनी सप्लाई हैव नो इफेक्ट एल्सवेयर। इसके बाद हम दूसरे अजम्पशन पे जा रहे हैं। कैपिटल इज परफेक्टली मोबाइल। ये हॉट मनी से रिलेटेड है, जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है, कि अगर वो परफेक्टली मोबाइल है तो परिस्थितियां क्या होंगी। तो पहली परिस्थिति तो हमने ये बताई है कि अगर डोमेस्टिक रेट ऑफ इंटरेस्ट आर इक्वल टू आर स्टार ग्लोबल रेट ऑफ इंटरेस्ट है, अगर ये बराबर है तो बैलेंस ऑफ पेमेंट जीरो है। लेकिन अगर आर स्टार के बराबर नहीं है मुंडल फ्लेमिंग मॉडल में, इफ आर इज नॉट इक्वल टू आर स्टार, तो दो में से कोई एक सिचुएशन इमर्ज होगी। पहली सिचुएशन है इफ आर टेंड टू एक्सीड आर स्टार, कि अगर रेट ऑफ डोमेस्टिक रेट ऑफ इंटरेस्ट ग्लोबल रेट ऑफ इंटरेस्ट से ऊपर जाता है, तो मैसिव इनफ्लो ऑफ कैपिटल, तो बाहर से कैपिटल हमारे यहाँ आएगा क्योंकि यहाँ अधिक रिटर्न मिल रहे हैं। और अगर डोमेस्टिक रेट ग्लोबल रेट से इंटरेस्ट से कम है तो कैपिटल आउटफ्लो होगा, क्योंकि यहाँ रिटर्न कम है, लोग फॉरेन करेंसी बाहर ले जाएंगे। तो परफेक्टली मोबाइल का मतलब है ये कहीं ना कहीं रेट ऑफ इंटरेस्ट से लिंक्ड है। और जब जब रेट ऑफ इंटरेस्ट, डोमेस्टिक रेट ऑफ इंटरेस्ट ग्लोबल रेट ऑफ इंटरेस्ट से कम होगा या ज़्यादा होगा, तो कम होगा तो आउटफ्लो होगा और ज़्यादा होगा तो इनफ्लो होगा फॉरेन कैपिटल। ये याद रखिएगा। ग्लोबल रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है और वो फिक्स है, वो चेंज नहीं है। लेवल ऑफ रियल इनकम इज लेस देन फुल एम्प्लॉयमेंट, ताकि फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी का असर इनकम पे दिखाई दे। और प्राइस लेवल भी गिवन है और फिक्स्ड है। तो जब मनी सप्लाई बढ़ेगी तो इसका मतलब रियल मनी सप्लाई इंक्रीज हो रही है। तो प्राइस लेवल यहाँ पे फिक्स है और वो कांस्टेंट है, ये ध्यान में रखने की बात है। ये कुछ एजम्पशंस हैं इसके, जो हमने बताया आपको। पहली 6 स्लाइड आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने जनरेट की हैं, और वो आप टेक्स्ट आपकी नॉलेज में रहना चाहिए, वो कोई
एग्जाम पर्पस के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यू शुड बी अवेयर अबाउट इट ऑफ इट। अब यहाँ पे मीनिंग ऑफ एक्सचेंज रेट की हम बात कर रहे हैं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक्सचेंज रेट का मतलब क्या है। कई बार हम कहते हैं $1 100 के बराबर है, तो एक्सचेंज रेट तो है ये डॉलर का, लेकिन एक देश के लिए एक्सचेंज रेट का क्या मीनिंग है वो यहाँ दिया है। एक्सचेंज रेट को ER से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ, क्योंकि स्लाइड बड़ी ना हो और एक स्लाइड में बहुत सारी चीजें आए, तो इसलिए शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहे हैं। ER इज द प्राइस ऑफ डोमेस्टिक करेंसी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी। ये एक्सचेंज रेट जो है डोमेस्टिक करेंसी का प्राइस फॉरेन करेंसी के टर्म्स में एक्सप्रेस हो। जैसे हमने एग्जांपल दिया है, $1 100 के बराबर है, तो ये एक्सचेंज रेट नहीं है मीनिंग में। एक्सचेंज रेट हुआ कि $1 कितने डॉलर के बराबर है इंडिया के लिए। तो $1.01, ₹1 जो है कितने डॉलर के बराबर है, ₹1 जो है $0.01 के बराबर है। 100 से भाग कर दीजिए। तो अगर $1 100 के बराबर है, तो एक्सचेंज रेट रुपी का इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ₹1 बराबर होगा $0.01 के। अब यहाँ पे अगर मान लीजिए कि रुपी डेप्रिशिएट करता है, $1 200 के बराबर हो गया, 100 की जगह 200, तो एक्सचेंज रेट क्या हो गया, 1/200, यानी ₹1 $0.005 के बराबर हो गया। तो जब भी डेप्रिसिएशन होगा तो एक्सचेंज रेट नीचे जाएगा, डाउनवर्ड प्रेशर रहेगा। वही चीज यहाँ लिखी हुई है कि डेप्रिसिएशन पुट डाउनवर्ड प्रेशर ऑन एक्सचेंज रेट। तो जब तक आप उसे डोमेस्टिक करेंसी के टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं करेंगे, तब तक उसका मीनिंग क्लियर नहीं होगा। तो डेप्रिसिएशन पुट डाउनवर्ड प्रेशर ऑन एक्सचेंज रेट। तो जो $0.01 था वो घट के $0.005 रह गया। अब अगर एप्रिसिएशन होगा, $1 100 के बराबर है, अब $1 का दाम ₹50 रह गया। तो पहले 0.01 था, ₹1 $0.01 के, अब ₹1 जो है $0.02 बराबर हो गया। एक्सचेंज रेट एप्रिशिएट कर गया कि जो एक्सचेंज रेट है वो $0.01 से बढ़ के $0.02 हो गया। वही यहाँ लिखा है कि एप्रिसिएशन में एक्सचेंज रेट हैज इंक्रीज्ड। एप्रिसिएशन दस पुट अपवर्ड प्रेशर ऑन एक्सचेंज रेट। और ये यूजुअली हैपेंस, एप्रिसिएशन तब होगा जब कैपिटल इनफ्लो होगा, और डेप्रिसिएशन ज़्यादातर होता है जब कैपिटल आउटफ्लो करता है। और भी कारण है, लेकिन परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी जो एजम्पशन है उसमें ये माना गया है कि कैपिटल आउटफ्लो होगा तो डेप्रिसिएशन होगा, इनफ्लो होगा तो एप्रिसिएशन होगा। अब यहाँ पे इम्पैक्ट ऑफ एक्सचेंज रेट वेरिएशंस ऑन ट्रेड अकाउंट, क्योंकि हमने बताया था बैलेंस ऑफ पेमेंट का एक ट्रेड अकाउंट है। करंट अकाउंट यहाँ पे ट्रेड अकाउंट के सेंस में हम ट्रीट कर रहे हैं, वहाँ पे एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है। अब जब एक्सचेंज रेट डेप्रिशिएट होगा तो एक्सपोर्ट बढ़ जाते हैं, क्योंकि डेप्रिसिएशन से इंपोर्ट कॉस्टली हो जाते हैं और एक्सपोर्ट सस्ते हो जाते हैं। जैसे हमने एग्जांपल में आपको दिया था कि $1 जो है, क्योंकि प्राइस फिक्स है, मान लीजिए ₹100 के बराबर है, और अब $1 डेप्रिसिएशन में ₹200 के बराबर हो गया, तो अब आपको ₹200 का सामान बाहर भेजना है $1 का, तो इंपोर्ट्स कॉस्टली हो जाते हैं और एक्सपोर्ट आपके सस्ते हो जाएंगे, क्योंकि आप $1 के बदले में ₹200 का सामान खरीद सकते हैं, आपको ज़्यादा सामान मिलेगा। तो जब भी डेप्रिसिएशन होगा, ये याद रखिएगा कि एक्सपोर्ट्स बिकम चीपर और इंपोर्ट बिकम कॉस्टली। और एप्रिसिएशन में उल्टा है, एप्रिसिएशन होगा तो इंपोर्ट सस्ते हो जाएंगे चीपर, और एक्सपोर्ट बिकम कॉस्टली। वही यहाँ लिखा है कि एप्रिसिएशन मेक्स एक्सपोर्ट कॉस्टली बट इंपोर्ट चीपर, और नेट ऑफ एक्सपोर्ट फॉल्स हो जाता है इन केस ऑफ एप्रिसिएशन, और डेप्रिसिएशन होगा नेट ऑफ एक्सपोर्ट राइजेस। तो अगर इनिशियली ट्रेड अकाउंट बैलेंस में है तो डेप्रिसिएशन के बाद वो सरप्लस में चला जाएगा, क्योंकि एक्सपोर्ट सस्ते हैं। और अगर एप्रिसिएशन है तो इनिशियली ट्रेड अकाउंट अगर बैलेंस है तो एप्रिसिएशन के बाद वो डेफिसिट में चला जाएगा।
वो चीज़ यहाँ पे दी हुई है। और इसके अलावा यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है, एक पॉइंट 2C हमने डाला हुआ नोट है कि एज कैपिटल आउटफ्लो टेक प्लेस एक्सचेंज रेट डेप्रिशिएट एंड नेट ऑफ एक्सपोर्ट राइजेस। तो जब कैपिटल आउटफ्लो होगा तो एक्सचेंज रेट डेप्रिशिएट करेगा और नेट ऑफ एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे, यानी ट्रेड अकाउंट सरप्लस में जाएगा मगर कैपिटल अकाउंट डेफिसिट में जाएगा। एज कैपिटल अकाउंट मूव्स इनटू डेफिसिट, ट्रेड अकाउंट इंप्रूव्स एंड मूव्स इन सरप्लस, और धीरे धीरे करके एक्सचेंज रेट ओरिजिनल लेवल पे रिस्टोर हो जाता है। तो जब भी कैपिटल आउटफ्लो होगा एक्सचेंज रेट डेप्रिशिएट करेगा, नेट ऑफ एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे, ट्रेड अकाउंट सरप्लस में जाएगा और कैपिटल अकाउंट डेफिसिट में जाएगा, और धीरे धीरे करके एक्सचेंज रेट ओरिजिनल लेवल पे आ जाएगा। जो डेप्रिशिएट करके वो ओरिजिनल लेवल पे आएगा, क्योंकि ट्रेड अकाउंट धीरे धीरे सरप्लस वहां पे बढ़ता चला जाएगा। और यही स्थिति वाइस वर्सा है कि अगर एप्रिसिएशन है तो कैपिटल अकाउंट सरप्लस में जाएगा, ट्रेड अकाउंट डेफिसिट में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको नज़रअंदाज नहीं करने हैं, और अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं पता है तो आप यह याद रखिएगा। ये हर जना देखे, जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं वो भी देख सकते हैं, जो स्टूडेंट्स हैं वो ध्यान से इसको देखें, खासकर जो पढ़ रहे हैं या जो पढ़ चुके हैं और नेट वगैरह की तैयारी कर रहे हैं या इकोनॉमिक सर्विसेज की, वो भी देखें इस वीडियो को। अब यहाँ पे स्टैंडर्ड अप्रोचेस टू एक्सप्लेन मुंडल फ्लेमिंग मॉडल। मुझे दो किताबों, वैसे बहुत सी किताबें मैक्रो की पढ़ी हैं, लेकिन दो किताबों ने जो बहुत मुतासिर किया है, उसमें एक डॉनबुश फिशर की किताब है और एक प्रोफेसर मैनक्यू की किताब है, ग्रेगरी मैनक्यू। यहाँ पे दो डायग्राम बनाए हुए हैं। डॉनबुश अप्रोच हमने कही है कि उन्होंने ISLM और बैलेंस ऑफ पेमेंट फ्रेमवर्क में मुंडल फ्लेमिंग मॉडल को समझाया है। एक्स एक्सिस पे इनकम है, वाई एक्सिस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट है। मैनक्यू, ग्रेगरी मैनक्यू की अगर आप किताब देखें 2000 का एडिशन या उसके बाद का, तो उन्होंने एक्सचेंज रेट वाई एक्सिस पे लिया। 2000 मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 1999 में मुंडल को नोबेल प्राइज मिला था, और उसके बाद जो एडिशन दिया उसमें उन्होंने, मैनक्यू ने मुंडल फ्लेमिंग मॉडल को समझाया था इस फ्रेमवर्क में, जो डायग्राम यहाँ बना और लिखा मैनक्यूज अप्रोच, कि उन्होंने IS कर्व तो डाउनवर्ड स्लोपिंग बनाया, लेकिन LM कर्व वर्टिकल है, और यहाँ पे वाई एक्सिस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं, एक्सचेंज रेट है, और एक्स एक्सिस पे इनकम है। हमने फिर इस मॉडल के ओरिजिनल आर्टिकल्स को तलाश करने की कोशिश की। मुंडल का जो ओरिजिनल आर्टिकल है वो 1963 में पब्लिश हुआ कनेडियन जर्नल ऑफ इकोनॉमिक्स में, और फ्लेमिंग का आर्टिकल 1962 में पब्लिश हुआ IMF स्टाफ पेपर्स में। दोनों ने काम लगभग कंटेम्प्रेरी किया। आर्टिकल छपने में थोड़ा कम ज्यादा समय लग सकता है, जो मेन आर्टिकल्स हैं। तो उसमें मैंने देखा कि मुंडल ने आखिर अप्रोच ली किया है, तो उन्होंने ये दोनों डायग्राम को एक में क्लब कर रखा था, लेकिन वो डायग्राम थोड़े डिफरेंट थे। उन्होंने IS कर्व की जगह XX कर लिया था। वो गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम को शो करते हैं, यहाँ लिखा है। उन्होंने 3 कर्व ऊपर वाले डायग्राम में लिए थे। LL डिमांड और सप्लाई ऑफ मनी को, और FF फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को इंडिकेट करता। ऊपर के पैनल में ये तीनों कर्व थे, लेकिन लोअर पैनल में जो उन्होंने लिए केवल XS और FF, इंटरनल बैलेंस, एक्सटर्नल बैलेंस, गुड्स और मनी, गुड्स मार्केट का और फॉरेन मार्केट का यहाँ पे बैलेंस दिखाया। तो मैनक्यू ने नीचे वाला पैनल अप्रोच लिया और यहाँ पे अपनी किताब में उसको मॉडिफाई करके ISLM फ्रेमवर्क में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ। I should appreciate the Mancu's approach। और डॉनबुश की ओरिजिनल अप्रोच थी, जो डायरेक्टली उन्होंने बोरो की और स्लाइट मॉडिफिकेशन के साथ उसे प्रेजेंट किया ISLM और बैलेंस ऑफ पेमेंट फ्रेमवर्क में। वो डॉनबुश की अप्रोच थी 1976, और उसके बाद में जो डॉनबुश फिशर की किताब से पॉपुलर हुई।
तो मुंडल और फ्लेमिंग का वर्क एक साथ नहीं है, इंडिपेंडेंट वर्क है, अलग अलग है, लेकिन उनके कॉन्क्लूजन लगभग सेम है। और चूंकि मुंडल ने परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी को एज्यूम किया, जबकि फ्लेमिंग ने एक एक्सट्रीम केस माना परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी को, और उसके अलावा इम्परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी भी एग्जिस्ट कर सकती है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट भी इन्फ्लुएंस कर सकती है एक्सपोर्ट इंपोर्ट को। तो वो सारी चीजें इन्होंने ली फ्लेमिंग ने, लेकिन मुंडल ने चूंकि एक एक्सट्रीम केस लिया परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी का, तो इसीलिए जब हम परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी डाल देते हैं तो हम बेसिकली एक तरह से ये कहें कि मुंडल अप्रोच को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन कंक्लूजन सेम है, तो मुंडल फ्लेमिंग मॉडल नाम दे दिया गया। तो वो कोई गलती नहीं है। हमने यहाँ पे दोनों अप्रोच को, जो व्हाट आई ट्राइड टू डू हियर इज कि आई हैव कंबाइंड बोथ दीज अप्रोचेस, जो डॉनबुश की अप्रोच है और मैनक्यू की अप्रोच है, टू एक्सप्लेन मुंडल फ्लेमिंग मॉडल। इन दोनों अप्रोच को कंबाइन कर दिया है ताकि स्टूडेंट्स के आगे हम ज़्यादा क्लैरिटी से चीज़ें रख सकें, क्योंकि अगर हम दोनों को कंबाइन नहीं करेंगे तो वो उतनी क्लैरिटी नहीं आएगी। तो एक तरह से जो ओरिजिनल मुंडल फ्लेमिंग मॉडल है, काफ़ी कुछ उस तर्ज पे हमने इस लेक्चर को फ्रेम किया है, और आगे की जो स्लाइड्स हैं वो इफेक्टिवनेस ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी अंडर डिफरेंट एक्सचेंज रेट रिजीम, उसको हम डिस्कस करेंगे। ये आपको ध्यान में रखना है कि जो ऊपर का हिस्सा ये एक सेंस में डॉनबुश की अप्रोच कहलाती है, और नीचे का हिस्सा हम कह सकते हैं मैनक्यू की अप्रोच है, लेकिन ये मॉडिफाइड अप्रोच है, एग्जैक्टली मुंडल अप्रोच नहीं है, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है इसमें। तो ये कह सकते हैं डॉनबुश मैनक्यू अप्रोच टू मुंडल फ्लेमिंग मॉडल, और यहाँ पे इन दोनों अप्रोच को कंबाइन करके हमने प्रेजेंट किया है। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा वीडियो के अंत में। ये पहला केस है परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी एंड फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, इफेक्टिवनेस ऑफ इजी मॉनेटरी पॉलिसी, इजी मतलब एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। तो परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी है और एक्सचेंज रेट फिक्स्ड है, फ्लोटिंग नहीं है, और इफेक्टिवनेस ऑफ इजी मॉनेटरी पॉलिसी, यानी इजी मतलब एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। ये डायग्राम आपके आगे जरा ध्यान से देखिएगा और 2-3 बार प्रैक्टिस करिएगा, बनाइएगा, तो आपको अच्छा लगेगा। इनिशियल इक्विलिब्रियम जो है E0 पर है, जहां पे IS0 LM0 को काट रहा है ऊपर वाले पैनल में, और यहाँ पे इनकम Y0 है और रेट ऑफ इंटरेस्ट R0 ग्लोबल रेट ऑफ इंटरेस्ट के बराबर है, R स्टार के बराबर है, इसलिए बैलेंस ऑफ पेमेंट बैलेंस है, 0 है। लोअर पैनल में इक्विलिब्रियम पॉइंट, इनिशियल इक्विलिब्रियम पॉइंट T है, जहां पे IS कर्व जो है वो LM स्टार 0, IS स्टार कर्व LM स्टार 0 कर्व को काट रहा है, और यहाँ पे एक्सचेंज रेट E स्टार 0 है इनिशियल, और इनकम Y0 है। तो एट R0 इक्वल टू R स्टार बैलेंस ऑफ पेमेंट भी इक्विलिब्रियम में, वो बात हमने पहले आपको बता दी, ऊपर पैनल में दिखाई भी गई है। अब यहाँ पे इजी मॉनेटरी पॉलिसी है, यानी एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी है। तो नेक्स्ट पैरा में ये लिखा, सेंट्रल बैंक रेजिस सप्लाई ऑफ मनी। सप्लाई ऑफ मनी नए नोट छाप के भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सेंट्रल बैंक जो है वो बॉन्ड्स परचेज करती है मार्केट से, और जब बॉन्ड परचेज करेगी तो सप्लाई ऑफ मनी बढ़ेगी, बॉन्ड परचेज करेगी, मनी सप्लाई रिलीज करेगी उतने की। तो यहाँ लिखा LM0 कर्व ऊपर वाले पैनल में शिफ्ट टू LM1, ये LM1 शिफ्ट कर जाता है, कॉजिंग एक्सेस लिक्विडिटी, कि मनी सप्लाई बढ़ती है यानी लिक्विडिटी बढ़ जाती है, और इनिशियल इनकम लेवल पे और रेट ऑफ इंटरेस्ट पे देयर इज एक्सेस लिक्विडिटी। अब ये एक्सेस लिक्विडिटी के कारण इट पुट डाउनवर्ड प्रेशर ऑन रेट ऑफ इंटरेस्ट, कि ये रेट ऑफ इंटरेस्ट पे डाउनवर्ड प्रेशर एक्सर्ट करेगी, और जब भी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे डाउनवर्ड प्रेशर होगा तो कैपिटल आउटफ्लो होगा। लेकिन यहाँ एक बात लिखी है कि इट पुट डाउनवर्ड प्रेशर ऑन रेट ऑफ इंटरेस्ट बट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज प्रिवेंटेड फ्रॉम फॉलिंग, और वो गिरने से उसे बचाता है क्योंकि कैपिटल आउटफ्लो होने लगता है,
और कैपिटल आउटफ्लो की वजह से अगर आप ध्यान दें तो जब भी कैपिटल आउटफ्लो होगा तो रुपी डेप्रिशिएट करेगा, और डेप्रिसिएशन की वजह से जो है, क्योंकि ये फिक्स एक्सचेंज रेट का सिस्टम है, आरबीआई तुरंत इंटरवीन करेगा मार्केट में और वो फॉरेन करेंसी परचेज करेगा, मार्केट से फॉरेन करेंसी परचेज, ताकि मार्केट में फॉरेन करेंसी रिलीज करेगा, और जब फॉरेन करेंसी रिलीज करेगा तो लिक्विडिटी एब्जॉर्ब कर लेगा, तो वो जो एक्सेस लिक्विडिटी का इफेक्ट है वो खत्म हो जाएगा। वही बात यहां लिखी है कि इट पुट डाउनवर्ड प्रेशर ऑन रेट ऑफ इंटरेस्ट बट इज प्रिवेंटेड फ्रॉम फॉलिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट को ड्यू टू कैपिटल आउटफ्लोज एज इट फोर्स सेंट्रल बैंक टू इंटरवीन, क्योंकि फिक्स्ड एक्सचेंज रेट है, टू कीप एक्सचेंज रेट फिक्स बाय एब्जॉर्बिंग एक्सेस लिक्विडिटी, एक्सेस लिक्विडिटी को एब्जॉर्ब करेगा और फॉरेन करेंसी को रिलीज करेगा, डोमेस्टिक मनी सप्लाई को एब्जॉर्ब करेगा, एंड प्रिवेंट डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, और डेप्रिसिएशन को इस तरह से खत्म करने में मदद करेगा बाय सेलिंग फॉरेन करेंसी इन द मार्केट सो दैट इफेक्ट ऑफ कैपिटल आउटफ्लोज कुड बी रिवर्स, ताकि जो कैपिटल आउटफ्लो का इफेक्ट है उसे रिवर्स किया जा सके। अब ये चीज ग्राफ में यहां समझाई गई है कि इन टर्म्स ऑफ ग्राफ एज सप्लाई ऑफ मनी कॉजेस कैपिटल आउटफ्लोज, कि जब एक्सेस सप्लाई ऑफ मनी यानी E0 से E1 जब LM0 शिफ्ट कर जाता है LM1, तो इसकी वजह से एक्सेस लिक्विडिटी है जो डाउनवर्ड प्रेशर एक्सर्ट करेगी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, लेकिन उसको गिरने से रोकेगा ये कैपिटल आउटफ्लो, क्योंकि जब कैपिटल आउटफ्लो होगा एक्सचेंज रेट डेप्रिशिएट करने लगेगा, और जब एक्सचेंज रेट डेप्रिशिएट करेगा तो सेंट्रल बैंक इंटरवीन करेगा और वो फॉरेन करेंसी बेचेगा और डोमेस्टिक करेंसी एब्जॉर्ब कर लेगा, यानी एक्सेस लिक्विडिटी एब्जॉर्ब कर लेगा। तो सेंट्रल बैंक सूनर देन लेटर, in the sense that even before economy could reach E1 और S, कि E0 से E1 तक अभी इकोनॉमी पहुंच भी नहीं पाएगी, या S पॉइंट यहां नीचे यानी T से इकोनॉमी S तक नहीं पहुंच पाएगी, इट सेल्स फॉरेन करेंसी, वो फॉरेन करेंसी बेचेगा, तो जो LM*0 कर्व है LM*1 की तरफ जाएगा और वहां से वो फिर वापस आने लगेगा, क्योंकि जो सेंट्रल बैंक है वो फॉरेन करेंसी बेचेगा और एक्सेस लिक्विडिटी एब्जॉर्ब कर लेगा। तो 10 फॉरेन एक्सचेंज डेफिसिट इक्वल टू एक्सेस लिक्विडिटी जनरेटेड, तो उतना आरबीआई का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कम हो जाएगा और जितनी एक्सेस लिक्विडिटी जनरेट हुई थी उसको एब्जॉर्ब करेगा वाया ओपन मार्केट परचेज ऑफ सिक्योरिटीज, ओपन मार्केट परचेज ऑफ सिक्योरिटीज एज सप्लाई ऑफ मनी श्रिंक, कि जैसे सप्लाई ऑफ मनी कम होगी और सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी बढ़ेगी, जो फॉरेन करेंसी बेचेगा वो, उसकी वजह से LM1 रिवर्ट टू LM0, LM1 जो है वो LM0 पे रिवर्ट करेगा, LM1 स्टार टू LM*0 रिवर्ट हो जाएगा, दैट प्रिवेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम फॉलिंग एंड एक्सचेंज रेट टू डेप्रिशिएट, और उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम होने से रोकेगा और एक्सचेंज रेट को गिरने से रोकेगा, और आउटपुट अनचेंज रहेगा, आउटपुट Y0 है वो Y0 रहेगा। मॉनेटरी पॉलिसी इज इनइफेक्टिव इन दिस केस, इसलिए इससे चूंकि आउटपुट कुछ बढ़ नहीं रहा है, ना एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, तो इसलिए मॉनेटरी पॉलिसी इनइफेक्टिव है। ये मानना फ्लेमिंग का भी था और ये मानना मुंडल का भी था, और यहाँ पे इन्फ्लुएंस दिया हुआ है पॉलिसी इंप्लीकेशन एक तरह से, The country cannot pursue independent monetary policy, fixed exchange rate and perfect capital mobility. ये तीनों चीजें कोई भी देश एक साथ नहीं परसू कर सकता, कि मॉनेटरी पॉलिसी भी इंडिपेंडेंट रहे, एक्सचेंज रेट फिक्स रहे और परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी रहे, क्योंकि ये इम्पॉसिबल ट्रिनिटी है। ये इम्पॉसिबल एक तरह से ट्रिनिटी मतलब तीनों चीजें इम्पॉसिबल हैं, क्योंकि साइमल्टेनियसली तीनों चीजों को परसू करना बहुत मुश्किल है, कि हम इंडिपेंडेंट मॉनेटरी पॉलिसी बनाने की कोशिश करें और एक्सचेंज रेट को फिक्स रख के परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी भी हो, तो ये चीजें तीनों चीजें एक साथ परसू करना संभव नहीं है। यहाँ पे अगर फिक्स एक्सचेंज रेट है तो मॉनेटरी पॉलिसी
डिपेंड्स ऑन द फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, इंडिपेंडेंट नहीं हो सकती। तो अगर हमें इंडिपेंडेंट रखना है तो कहीं ना कहीं एक्सचेंज रेट को फ्लोट करना पड़ेगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉलिसी लेसन है इसका, इम्पॉसिबल ट्रिनिटी का, आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा। फिर इसका जो सेकंड पार्ट है वो अब हम लेते हैं, परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी एंड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, इफेक्टिवनेस ऑफ इजी मॉनेटरी पॉलिसी। इसको भी थोड़ा ध्यान से आप समझिएगा कि परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी अब एक्सचेंज रेट फिक्स नहीं है, फ्लोटिंग है, फ्लेक्सिबल है, और मॉनेटरी पॉलिसी की इफेक्टिवनेस की बात कही गई है। यहां पे थोड़ा डायग्राम पहले वाले से डिफरेंट है। इनिशियल कर्व ISLM है, वो ई पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं ऊपर पैनल पे, और इक्विलिब्रियम इनकम OY स्टार है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट R इक्वल टू R स्टार है, R इक्वल टू R स्टार। बैलेंस ऑफ पेमेंट बैलेंस है, क्योंकि डोमेस्टिक रेट और ग्लोबल रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है। नीचे के पैनल में इक्विलिब्रियम पॉइंट U है, जहां IS स्टार LM स्टार को इंटरसेक्ट कर रहा, और एक्सचेंज रेट E स्टार है, और इनकम Y स्टार है जो ऊपर है। अब सेंट्रल बैंक बाय डोमेस्टिक एसेट्स वाया ओपन मार्केट ऑपरेशन, कि जो सेंट्रल बैंक है वो मनी सप्लाई बढ़ाती है, और मनी सप्लाई बढ़ाने का एक तरीका है कि जो डोमेस्टिक एसेट्स हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, उनको परचेस कर ले। तो जब सिक्योरिटी परचेज करेगी तो मनी सप्लाई रिलीज हो जाएगी। वो लिखा है इट रेजिज मनी सप्लाई। तो जब मनी सप्लाई बढ़ेगी तो LM डैश पे चला जाएगा, और नीचे में LM स्टार LM डबल स्टार पे चला जाएगा। अब जब ऊपर पे LM डैश पे जाएगा तो एक्सेस मनी सप्लाई जनरेट होगी, इट अगेन पुट डाउनवर्ड प्रेशर ऑन द रेट ऑफ इंटरेस्ट, और जब डाउनवर्ड प्रेशर होगा तो कैपिटल आउटफ्लो फिर से बढ़ेंगे जैसे पहले बढ़े थे। लेकिन अब की जब कैपिटल आउटफ्लो बढ़ेगा तो RBI या सेंट्रल बैंक इंटरवीन नहीं करेगा, इसलिए एक्सचेंज रेट डेप्रिशिएट हो जाएगा। वहां एक्सचेंज रेट फिक्स था, यहां पे एक्सचेंज रेट डेप्रिशिएट हो जाएगा, E स्टार से E डबल स्टार चला जाएगा। लेकिन जैसे जैसे डेप्रिसिएशन होगा, हमने आपको बताया था शुरू में कि एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे, एक्सपोर्ट सस्ते हो जाते हैं, इंपोर्ट कॉस्टली, और जब एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे तो इनकम बढ़ेगी, एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, और डिमांड फॉर मनी बढ़ेगा। तो जब इनकम बढ़ेगी, क्योंकि इनकम बढ़ने से डिमांड फॉर मनी केवल इनकम पे यहां रिलेट कर रही है, डिमांड फॉर मनी रेट ऑफ इंटरेस्ट से नहीं डिपेंडेंट है, केवल इनकम पे डिपेंडेंट है। तो जैसे जैसे एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे और ट्रेड सरप्लस होगा, इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ने से डिमांड फॉर मनी बढ़ेगी, और डिमांड फॉर मनी के बढ़ने से जो इनिशियल E पॉइंट है वो E स्टार पे शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि इनकम भी बढ़ रही है। तो इनकम बढ़ने से IS का YS डैश पे शिफ्ट हो जाएगा ऊपर। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट रिमेन्स फिक्स्ड अगेन, वही चीज यहां पे समझाई हुई है कि होल प्रोसेस ऑफ राइज इन सप्लाई ऑफ मनी, कि जितना सप्लाई ऑफ मनी बढ़ा है E से E स्टार, उसकी वजह से जब रेट ऑफ इंटरेस्ट पे डाउनवर्ड प्रेशर रहेगा तो वो घटेगा नहीं। इसलिए नहीं घटेगा क्योंकि कैपिटल आउटफ्लो होगा, और कैपिटल आउटफ्लो की वजह से यहां पे सरप्लस जनरेट होगा ट्रेड अकाउंट पे, क्योंकि एक्सपोर्ट सस्ते हो जाते हैं, और एक्सपोर्ट सस्ते होने की वजह से इनकम हमारी जनरेट होगी, और इनकम जनरेट होने से IS कर्व शिफ्ट कर जाएगा, और E डैश एक नया इक्विलिब्रियम पॉइंट जनरेट होगा। ये चीज यहां लिखी हुई है कि हायर एक्सपोर्ट्स एंड जनरेटिंग सरप्लस ऑन ट्रेड अकाउंट, इट इंस्टिगेट एग्रीगेट डिमांड एंड इनकम टू राइज, ये एग्रीगेट डिमांड इनकम दोनों बढ़ेंगे, और तब तक बढ़ेंगे जब तक इनकम मनी सप्लाई के बराबर ना बढ़ जाए। वही चीज यहां लिखी है कि न्यू इक्विलिब्रियम इज क्रिएटेड व्हेन इनकम हैज सर्ज्ड इनफ
टू इंड्यूस पीपल टू होल्ड मनी इन प्रपोर्शन टू राइज इन सप्लाई ऑफ मनी, कि इतनी इनकम ना बढ़ जाए कि उसके बराबर डिमांड फॉर मनी बढ़े और वो सप्लाई ऑफ मनी के बराबर। Thus demand for money equals supply of money at E star, hence money market in equilibrium। और नीचे लिखा हुआ है कि aggregate demand and income also increase in the same proportion as export surplus, hence good market is also in equilibrium। जितने से एक्सपोर्ट सरप्लस बढ़ा उतने से इनकम और एग्रीगेट डिमांड बढ़ी, इसलिए गुड्स मार्केट भी इक्विलिब्रियम में है और इनकम भी उतनी बड़ी जितनी मनी सप्लाई है। वो आगे हमने लिखा हुआ कि फर्दर इंक्रीज इनकम एंड एक्सपोर्ट सरप्लस कॉज एक्सचेंज रेट टू राइज, इसकी वजह से एक्सचेंज रेट बढ़ेगा जैसे जैसे आपके एक्सपोर्ट सरप्लस जनरेट हो। विच शिफ्ट आई एस स्टार टू आई एस डबल स्टार, आई एस स्टार जो है वो आई एस स्टार ऊपर की तरफ जाएगा जब एक्सचेंज रेट बढ़ेगा और फाइनल इक्विलिब्रियम W पे स्टैब्लिश हो जाएगा। तो W पे एक्सचेंज रेट उतना ही है जितना पहले था E स्टार, लेकिन इनकम लेवल बढ़ गया Y डबल स्टार हो गया। तो इन फाइनल इक्विलिब्रियम सरप्लस ऑन ट्रेड अकाउंट ड्यू टू एक्सपोर्ट सरप्लस, यानी जो सरप्लस है ट्रेड अकाउंट में एक्सपोर्ट की वजह से, इक्वल टू डेफिसिट ऑन कैपिटल अकाउंट, यानी जितना कैपिटल अकाउंट में डेफिसिट है उतना ही एक्सपोर्ट सरप्लस होगा, यानी उतना ही सरप्लस ट्रेड अकाउंट में होगा, तभी बैलेंस होगा फॉरेन अकाउंट। दस एक्सटर्नल बैलेंस टू एग्जिस्ट। तो तीनों मार्केट इक्विलिब्रियम है, गुड्स मार्केट, मनी मार्केट और जो एक्सटर्नल बैलेंस है, बैलेंस ऑफ पेमेंट, वो भी इक्विलिब्रियम में है। तो लिखा हुआ दस एक्सटर्नल बैलेंस ऑल्सो एग्जिस्ट एंड वॉलर लॉ होल्ड कि अगर n-1 मार्केट्स हैं और अगर n मार्केट्स हैं और n-1 इक्विलिब्रियम में है तो nth मार्केट भी इक्विलिब्रियम में होगा। अगर गुड्स और मनी मार्केट इक्विलिब्रियम में है तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट भी इक्विलिब्रियम में होगा या बैलेंस ऑफ पेमेंट भी इक्विलिब्रियम में होगा। तो लिखा हुआ है n-1 markets are in equilibrium then nth market is also in equilibrium, यही वॉलर लॉ है। तो तीनों मार्केट इक्विलिब्रियम में है और ये याद रखना है कि और क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी में क्या है कि V की वैल्यू y बाई एम है, एम वी इक्वल टू पी वाई होता है। अब P प्राइस है और Y आउटपुट है, तो प्राइस को आउटपुट से मल्टीप्लाई करेंगे तो नॉमिनल इनकम Y के बराबर आएगा। तो एम वी इक्वल टू वाई, पी वाई मतलब होता है P प्राइस है और Y आउटपुट है। P इसलिए रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि और जो V है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे डिपेंडेंट है और रेट ऑफ इंटरेस्ट कांस्टेंट है। इट मींस इसका मतलब जितने से मनी सप्लाई बढ़ी है उतने से Y बढ़ेगा क्योंकि V कांस्टेंट है। वेलोसिटी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे डिपेंडेंट है। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज प्रिवेंटेड फ्रॉम फॉलिंग ड्यू टू कैपिटल आउटफ्लोज। क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट कांस्टेंट है इसलिए V भी कांस्टेंट है और V तभी कांस्टेंट होगा कि जितने से मनी सप्लाई बढ़ी है M, उतने से मनी इनकम बढ़े Y। तो जब Y और M सेम प्रपोर्शन में होगी V कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ लिखा इट मींस ग्रोथ ऑफ इनकम इज एग्जैक्टली इन सेम प्रपोर्शन एंड राइज इन मनी सप्लाई, कि उतने से ही मनी इनकम बढ़ेगी जितने से मनी सप्लाई बढ़ेगी। यहाँ पे लिखा मुंडल 10 कंक्लूडेड दैट क्लासिकल क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी होल्ड, कि इस केस में क्लासिकल क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी होल्ड करेगी एंड मॉनेटरी पॉलिसी इज इफेक्टिव, और मॉनेटरी पॉलिसी इफेक्टिव है और यही कंक्लूजन फ्लेमिंग में भी निकाला। तो दोनों का कंक्लूजन यहाँ पे सेम है कि इस केस में जो क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी है वो होल्ड करेगी और मॉनेटरी पॉलिसी इफेक्टिव है, जबकि फिक्स एक्सचेंज रेट में इफेक्टिव नहीं था। क्यों? वहाँ आउटपुट नहीं बढ़ा, लेकिन यहाँ आउटपुट बढ़ गया, वाई स्टार से वाई डबल स्टार हो गया,
एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा। तो क्लासिकल क्वांटिटी थ्योरी यहाँ पे होल्ड करेगी। अब यहाँ पे एक लास्ट पॉइंट है, वो है कि ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ इजी मॉनेटरी पॉलिसी। कि ये तो हमने एक डायरेक्ट फॉर्म लिया था जहाँ पे जो सेंट्रल बैंक है वो डोमेस्टिक असेट्स मार्केट में बेचता है, खरीदता, सॉरी, डोमेस्टिक असेट्स मार्केट से खरीदता है और मनी सप्लाई बढ़ाता है। अब ये ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी हम लेंगे और बाकी एजम्पशन सेम है, परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी या फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, क्योंकि ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में और इसके पॉलिसी इंप्लीकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इनिशियल सिचुएशन वही है जो पिछले डायग्राम में थी। इनिशियल इक्विलिब्रियम पॉइंट है, इनकम वाई स्टार है, और नीचे वाले पैनल में इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट ई स्टार है, इनिशियल इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट, और इनकम वाई स्टार है। अब सेंट्रल बैंक नो परफॉर्म ओपन मार्केट ऑपरेशन इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में ओपन मार्केट ऑपरेशन परफॉर्म करता है, यानी फॉरेन करेंसी को या गोल्ड को परचेज करता है, और जब परचेज करेगा डोमेस्टिक करेंसी रिलीज करेगा, मनी सप्लाई बढ़ जाएगी। तो कई बार मनी सप्लाई इस तरीके से भी बढ़ सकती है जब सेंट्रल बैंक इंटरवीन करता है और फॉरेन करेंसी परचेज करता है, अक्सर आपने देखा होगा। और अगर इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करना है तो स्टरलाइजेशन ऑपरेशन परफॉर्म करता है, लेकिन फिलहाल हम स्टरलाइजेशन की यहाँ बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ केवल इतना है कि इजी मॉनेटरी पॉलिसी है। इजी मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो, उसका मतलब एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, यानी मनी सप्लाई बढ़ रही है। और मनी सप्लाई बढ़ने का एक तरीका यह है कि फॉरेन एक्सचेंज को परचेज करें तो डोमेस्टिक करेंसी हम मार्केट में रिलीज कर देंगे, यानी सप्लाई ऑफ मनी बढ़ जाएगी। यहाँ लिखा है ट्रेजी सप्लाई ऑफ मनी दैट शिफ्ट LM स्टार टू LM डबल स्टार। वो LM स्टार कर को LM डबल स्टार की तरफ शिफ्ट कर देगी और ऊपर LM को LM डैश की तरफ शिफ्ट कर देगी, और फिर वही बात, एक्सेस लिक्विडिटी जनरेट होगी। वो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे डाउनवर्ड प्रेशर डालेगी, प्रेशर डाउनवर्ड रहेगा, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट इज प्रिवेंटेड फ्रॉम फॉलिंग कि कैपिटल आउटफ्लो होगा, और जब कैपिटल आउटफ्लो होगा तो रुपी डेप्रिशिएट करेगा, और जब डेप्रिसिएशन होगा तो एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे। ये याद रखिएगा, एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे, और एक्सपोर्ट्स बढ़ने से इनकम बढ़ेगी, और चूंकि डिमांड फॉर मनी इनकम पे डिपेंडेंट है तो डिमांड फॉर मनी भी बढ़ेगी। वही चीज यहां पे लिखी है कि कैपिटल आउटफ्लोज कॉज एक्सचेंज रेट टू डेप्रिशिएट, रेज एक्सपोर्ट्स, इनकम एंड डिमांड फॉर मनी, तीनों चीजें बढ़ेंगी। हायर एक्सपोर्ट जनरेट सरप्लस ऑन ट्रेड अकाउंट, कि जितना एक्सपोर्ट बढ़ेगा उतना सरप्लस जनरेट होगा। इट इंस्टिगेट एग्रीगेट डिमांड एंड इनकम टू राइज, इससे एग्रीगेट डिमांड और इनकम बढ़ेगी। न्यू इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट व्हेन इनकम हैज सर्ज्ड इनफ टू इंड्यूस पीपल टू होल्ड मनी इन प्रपोर्शन टू राइज इन सप्लाई ऑफ मनी, कि मनी मार्केट में इक्विलिब्रियम तब स्टैब्लिश हो जाएगा कि जितने से मनी सप्लाई बढ़ी है उतने से डिमांड फॉर मनी बढ़े, तो मनी मार्केट इक्विलिब्रियम होगा। और डिमांड फॉर मनी बढ़ेगी जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है, यानी इनकम तब तक बढ़ती रहेगी जब तक वो सप्लाई ऑफ मनी बराबर ना हो, और डिमांड फॉर मनी उसी के साथ साथ बढ़ेगी उसी प्रपोर्शन में। तो फाइनल इक्विलिब्रियम में डिमांड फॉर मनी सप्लाई ऑफ मनी बराबर हो जाएगी। ये लिखा डिमांड फॉर मनी एट ई स्टार, हेंस मनी मार्केट इज इन इक्विलिब्रियम। अब चूंकि इनकम बढ़ रही है एक्सपोर्ट सरप्लस की वजह से, और एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ रही है साथ साथ, क्योंकि y इक्वल टू C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस है, तो जहां पे इनकम एग्रीगेट डिमांड के बराबर होगी वो गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम होता है। तो जितने से एक्सपोर्ट सरप्लस है उतने से इनकम बढ़ी है, और एक्सपोर्ट सरप्लस का मतलब है C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एग्रीगेट डिमांड। तो जितने से एक्सपोर्ट सरप्लस है उतने से एग्रीगेट डिमांड बढ़ी, उतने से इनकम बढ़ी, गुड्स मार्केट भी इक्विलिब्रियम में है।
ई स्टार पे। रेट ऑफ इंटरेस्ट अनऑल्टर्ड है, बैलेंस ऑफ पेमेंट जीरो है, इसलिए सरप्लस ऑन ट्रेड अकाउंट इक्वल टू डेफिसिट ऑन कैपिटल अकाउंट, यानी जितना कैपिटल आउटफ्लो हुआ है उतना एक्सपोर्ट सरप्लस जनरेट हो गया। एक्सटर्नल बैलेंस एग्जिस्ट एंड वॉलर लॉ होल्ड, कि अगर n-1 मार्केट इक्विलिब्रियम में है तो ns मार्केट भी इक्विलिब्रियम में होगा। और v इक्वल टू y बाई एम, v कांस्टेंट है क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट अनचेंज है, इसलिए मनी इनकम उतने से बढ़ेगी जितने से मनी सप्लाई बढ़ेगी। यहाँ लिखा इट मीन्स ग्रोथ ऑफ इनकम इज एग्जैक्टली इन प्रपोर्शन टू राइज इन सप्लाई ऑफ मनी। तो मुंडल 1962 लाइक फ्लेमिंग concluded that classical quantity theory of money hold and monetary policy is effective in raising output, कि जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो आउटपुट को इन्फ्लुएंस करेगी। अब यहाँ पे पॉलिसी इंप्लीकेशंस दिए हैं। पहला पॉलिसी इंप्लीकेशन तो सेम है जो पहले हमने दिया था, कि an important implication of this is that monetary expansion improves current account through induced depreciation, कि मॉनेटरी एक्सपेंशन का प्रभाव करंट अकाउंट पे पॉजिटिव है कि वो ट्रेड सरप्लस जनरेट करेगा थ्रू इंड्यूस्ड डेप्रिसिएशन, वो रुपए की वैल्यू कम करेगा और एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे, इंपोर्ट्स चीप कॉस्टली हो जाएंगे, तो नेट एक्सपोर्ट्स बढ़ेगा और उतना बढ़ेगा जितना डेफिसिट है कैपिटल अकाउंट में। तो मॉनेटरी एक्सपेंशन इंप्रूव्स करंट अकाउंट और उससे आपकी इनकम बढ़ेगी और एक्सपोर्ट सरप्लस बढ़ेगा। और दूसरा पॉलिसी इंप्लीकेशन जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है खासकर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि आजकल ये बात चल रही है कि इन्फ्लेशन रेट बहुत कम है और इसलिए रेपो रेट फिर कम करना चाहिए, लेकिन क्योंकि अमेरिका ने 50% ऑलरेडी टैरिफ ड्यूटी बढ़ा दी है, जिससे हमारा एक्सपोर्ट जो है सरप्लस वो कम होता जा रहा। तो यहाँ पे वही चीज़ लिखी है कि दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉलिसी इम्प्लीकेशन है वो ये है कि हमें केवल इन्फ्लेशन रेट नहीं देखना, हमें ये भी देखना है कि ऐसे देश जहाँ पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे डिपेंडेंट है, जैसे इंडिया का केस है, इंडिया में एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे डिपेंडेंट है, जितना अधिक इंपोर्ट होगा उतना ही एक्सपोर्ट होगा, इंपोर्ट कम होगा एक्सपोर्ट भी कम हो जाएगा। तो इंपोर्ट हमारे यहाँ कहीं ज़्यादा है, एक्सपोर्ट कम है, लेकिन जैसे जेम्स और ज्वेलरी है तो जितना गोल्ड इंपोर्ट बढ़ेगा उतना एक्सपोर्ट बढ़ेगा। ऑयल का हमारा एक्सपोर्ट भी है इंपोर्ट भी है, जितना हम क्रूड ऑयल इंपोर्ट करेंगे उसको हम रिफाइन करके उतना हम आगे देशों में बेच सकते हैं। तो एक्सपोर्ट्स हमारे इंपोर्ट्स पे डिपेंडेंट हैं, ये आप देख लीजिए, कभी भी आप ग्राफ बना के देख सकते हैं। तो जहाँ पे एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स पे डिपेंडेंट हैं वहाँ पे ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि अगर हम मनी सप्लाई बढ़ाते हैं रेपो रेट कम करके और रुपी डेप्रिशिएट करता है तो इंपोर्ट्स कॉस्टली होने से एक्सपोर्ट भी कॉस्टली हो जाएंगे और हम लोग कॉम्पिटिटिव एडवांटेज वर्ल्ड मार्केट में लूज कर जाएंगे। वही चीज़ यहाँ लिखी है कि मोर इंपॉर्टेंट इम्प्लीकेशन ऑफ ऑल्टरनेटिव मॉनेटरी पॉलिसीज फॉर कंट्रीज लाइक इंडिया वेयर एक्सपोर्ट्स प्राइमरली डिपेंड ऑन इंपोर्ट्स। Central bank in such countries had not just to observe current and expected inflation rate, but also on how policy change would affect rupee exchange rate. कि रुपी एक्सचेंज रेट को कैसे प्रभावित कर रहा है। If it lowers repo rate too much, then there is possibility of capital outflows. अगर हम रेपो रेट कम करते जाएंगे यानी इंटरेस्ट रेट कम होगा तो कैपिटल आउटफ्लो बढ़ेगा, रुपी डेप्रिशिएट करेगी और इंपोर्ट कॉस्टली हो जाएंगे, जो बात अभी आपको पता है। और एक्सपोर्ट्स चूंकि हमारे इंपोर्ट पे डिपेंडेंट हैं, एक्सपोर्ट्स भी एक्सपेंसिव हो जाएंगे और कंट्री जो है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज लूज कर जाएगी वर्ल्ड मार्केट में, वी विल लूज कॉम्पिटिटिव और कॉम्पिटिटर्स हमसे आगे निकल जाएंगे। इसलिए कई बार इन्फ्लेशन रेट कम भी है, एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रेट भी कम है, लेकिन हमें अपने बैलेंस ऑफ पेमेंट या करंट अकाउंट की स्थिति देखनी है
कि अगर हम रेपो रेट और कम करते हैं कि इन्वेस्टमेंट डोमेस्टिक बढ़ेगा, तो उसमें ज़रूरी नहीं है कि उस डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट बढ़े और उससे हम लोग का आउटपुट और ग्रोथ बढ़े, क्योंकि अगर हमारा उससे ट्रेड अकाउंट डेफिसिट में और चला जाता है या हम कॉम्पिटिटिव एडवांटेज लूज करते हैं वर्ल्ड मार्केट, तो हमें नुकसान भी हो सकता है। इसलिए रिजर्व बैंक को ये देखना पड़ता है कि बहुत जल्दी जल्दी और बहुत अधिक रेपो रेट ना कम करे, वरना कैपिटल आउटफ्लोज इतना होगा कि रुपी इतना डिवैल्यू कर जाएगा कि हम लोग जो ग्लोबल मार्केट में कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है वो हम लूज कर जाएंगे, और जितना हमें एक्सपोर्ट करना चाहिए उतना एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे डिपेंडेंट है, और जितना इंपोर्ट कॉस्टली होगा उतना ही एक्सपोर्ट भी कॉस्टली होगा, वो गिर जाएगा, क्योंकि एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स पे डिपेंडेंट है। तो ये भी थोड़ा आरबीआई को पॉलिसी डायमेंशन देखना पड़ता है, रिजर्व बैंक को। तो ये कुछ चीज़ें थी जो आज आपसे हमने डिस्कस की, और अगर आपको वीडियो ठीक लगा हो, अच्छा लगा हो, तो अपना फीडबैक दीजिएगा। मैंने बड़ी मेहनत करके डॉन बुश और मैनक्यू की अप्रोच को कंबाइन किया हुआ है। ये मुंडल फ्लेमिंग मॉडल ही है, और जो मुंडल ने अपने 1963 आर्टिकल में दिया था उसी को रीफॉर्मुलेट डॉन बुश ने किया और बाद में मैनक्यू ने किया, और उन दोनों अप्रोचेस को यहाँ कंबाइन करके आपके सामने प्रेजेंट किया है, ताकि आप उस पूरे होलिस्टिक मॉडल को अच्छे से समझ सकें। थैंक्स एंड गुड विशेस, गुड बाय।